अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि पिनोकियो की कहानी में थोड़ी सच्चाई है, तो क्या आप मानेंगे? पिनोकियो। हाँ, मतलब झूठ बोलते समय नाक में सच में कुछ होता है। शिकागो की एक रिसर्च फाउंडेशन ने पाया है कि जब कोई झूठ बोलता है तो एक केमिकल रिलीज होता है। अच्छा। और उससे नाक में खून का बहाव बढ़ जाता है, तो एक हल्की सी खुजली होती है। शायद इसीलिए झूठे लोग अक्सर अपनी नाक को छूते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि ये सीधे उस बात पर चोट करती है जो हम सब ज्यादातर लोग गलत समझते हैं कि झूठ चेहरे से पकड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल, हम सोचते हैं कि झूठ आंखों में दिखता है, मुस्कान में, पर सच तो ये है कि चेहरा एक नकाब है। एक नकाब? हाँ, जिसे हम सबसे अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। असली कहानी तो शरीर के दूसरे हिस्सों में लिखी जा रही होती है, खासकर पैरों में। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। हम हमेशा कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि असली जासूस पैरों को देखते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम सिर्फ हाथ मिलाने या मुस्कुराने की बात नहीं करेंगे, हम एक प्रोफाइलर की तरह सोचेंगे। हमारा मिशन उन सूक्ष्म संकेतों को समझना है जिन्हें आप कह सकती हैं 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और इसके लिए हमें मानव व्यवहार के पीछे के क्यों को उजागर करना होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक जंग से। दिमाग के अंदर जंग? सुनने में तो काफी गंभीर लग रहा है। ये है भी। इसे ऐसे समझिए कि हमारे सिर के अंदर दो दिमाग हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, जिसे हम सच्चा दिमाग कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग का सबसे पुराना आदिम हिस्सा है। अच्छा। ये हमारी भावनाओं, डर और हमारी सहज प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे खतरे के समय जम जाना या भाग जाना या फिर लड़ना। फ्रीज, फ्लाइट और फाइट। बिल्कुल। और इस पर हमारा कोई सचेत नियंत्रण नहीं है, जीरो। इसीलिए ये हमेशा 100% ईमानदार रहता है। जब हम कहते हैं ना कि पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है या गट फीलिंग आ रही है, सही पकड़ा आपने। वो असल में हमारा लिम्बिक सिस्टम ही बोल रहा होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा सच्चा दिमाग जो सिर्फ सच बोलता है, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है नियोकॉर्टेक्स, यानी हमारा सोचने वाला या कह लीजिए झूठा दिमाग। झूठा दिमाग? हाँ, क्योंकि ये दिमाग का वो विकसित हिस्सा है जो तर्क, योजना और भाषा को संभालता है। यही वो हिस्सा है जो कहानियां गढ़ सकता है, बहाने बना सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो झूठ भी बोल सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज इन दोनों की लड़ाई है? बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों दिमागों के बीच की लड़ाई का नतीजा है। मतलब जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हमारा सोचने वाला दिमाग एक कहानी सुना रहा होता है, लेकिन हमारा सच्चा लिम्बिक दिमाग उससे सहमत नहीं होता। एग्जैक्टली। और वो अपनी असहमति शरीर के जरिए जाहिर करता है। इसी को विशेषज्ञ नॉन वर्बल लीकेज या सच का रिसाव कहते हैं। सच का रिसाव? हाँ, हमारा नियोकॉर्टेक्स मुंह से कुछ कह रहा है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम का सच्चा रिएक्शन हमारे पैरों, हाथों और गर्दन से बाहर लीक हो रहा होता है। जैसा कि फ्रॉइड ने कहा था, धोखा उसके हर रोए से टपकता है। क्या बात है, बिल्कुल। और इसी लीकेज को पकड़ना एक प्रोफाइलर का काम है। तो यहीं पर वो पैरों वाली बात वापस आती है। हम पैरों से क्यों शुरू करते हैं, चेहरा क्यों नहीं? इसकी वजह है चैनल कैपेसिटी का सिद्धांत। चैनल कैपेसिटी? एक फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। दिमाग से शरीर का कोई अंग जितना ज्यादा दूर होता है, उस पर हमारा कंट्रोल उतना ही कम होता है। बिल्कुल। हम अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करने में घंटों अभ्यास करते हैं, मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हमारे पैर किस दिशा में है? सही बात है, कोई नहीं सोचता। इसीलिए पैर शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा है। ये तो कमाल की बात है। तो पैर क्या बताते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, एक तरह से अगर कोई किसी बातचीत में असहज महसूस कर रहा है या उससे बाहर निकलना चाहता है, तो उसके पैर अनजाने में ही सबसे नजदीकी दरवाजे की तरफ इशारा करने लगेंगे, जैसे वो भागने की तैयारी कर रहे हो। वो सचमुच भागने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और ये सिर्फ किसी इंटरव्यू में नहीं होता, आप इसे बोर्डरूम मीटिंग्स में भी देख सकते हैं। जब कोई किसी आइडिया से सहमत नहीं होता तो शब्द भले ही हाँ कहे, पर उनका शरीर दूर हट रहा होगा। हाँ, उनका धड़ और पैर हल्के से दूर हो जाएंगे। ये इस बात का एक शक्तिशाली संकेत है कि असली सहमति अभी नहीं बनी है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर का कोण नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पैर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मान लीजिए सामाजिक दबाव में भाग नहीं सकते,
तो हमारा शरीर खुद को कैसे बचाता है? बहुत अच्छा सवाल है। पैरों के बाद आता है हमारा धड़, जो शरीर की ढाल की तरह काम करता है। शरीर की ढाल। हाँ, हमारे धड़ में हमारे सभी जरूरी अंग होते हैं, दिल, फेफड़े, लिवर। इसलिए हमारा लिम्बिक ब्रेन स्वाभाविक रूप से इसे बचाता है। जब हम किसी के साथ सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम अपना अगला हिस्सा, जिसे वेंट्रल फ्रंटिंग कहते हैं, उनकी तरफ रखते हैं। ये विश्वास का संकेत है। विश्वास और खुलेपन का एक अवचेतन संकेत है। और जब हम असहज होते हैं तो हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम हाथ बांध लेते हैं या अपने सामने कोई चीज रख लेते हैं, जैसे लैपटॉप, पर्स या कॉफी का कप। मैं खुद ऐसा कई बार करती हूँ। हाँ। ये एक तरह की अदृश्य दीवार बनाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बाधा खड़ी करने जैसा है। इसके बाद आते हैं हाथ और बाजू। ये हमारी कहानी के सबसे एक्टिव किरदार हैं। अच्छा, तनाव में लोग अक्सर शांत करने वाले व्यवहार दिखाते हैं। शांत करने वाले। हाँ, पैसिफाइंग बिहेवियर्स। इसमें खुद को छूना शामिल है, जैसे हाथ रगड़ना, उंगलियां मरोड़ना या गर्दन को सहलाना। पुरुष अक्सर अपने चेहरे को छूते हैं, जबकि महिलाएं अपनी गर्दन, कपड़ों या गहनों को। ऐसा क्यों? ये क्रियाएं हमारी नसों को उत्तेजित करती हैं और हमें शांत करने में मदद करती हैं। लेकिन हाथ सिर्फ तनाव ही नहीं दिखाते होंगे, आत्मविश्वास भी तो दिखाते होंगे। मैंने कुछ बड़े सीईओज को उंगलियों की नोक मिलाकर एक मीनार जैसी बनाते हुए देखा है। उसे स्टीपलिंग कहते हैं। स्टीपलिंग? और वो जबरदस्त आत्मविश्वास और अधिकार का संकेत है। लोग अक्सर तब ऐसा करते हैं जब वे अपने कहे हुए पर पूरी तरह से निश्चित होते हैं। क्या इसे कोई नकल कर सकता है? मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अंदर से आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे तो आपके शरीर के दूसरे हिस्से, जैसे कंधे झुकना या पैर हिलाना, इस नकली आत्मविश्वास की पोल खोल देंगे। यहीं पर एक और दिलचस्प बात है रिश्तों में, पाल्मर टचिंग। यानी जब कोई अपनी पूरी हथेली से किसी को छूता है तो ये देखभाल और जुड़ाव दिखाता है। और सिर्फ उंगलियों से छूना? जब कोई सिर्फ उंगलियों के सिरों से छूता है, जिसे डिस्टल टचिंग कहते हैं, तो ये भावनात्मक दूरी या असहजता का संकेत हो सकता है। वाह, अब आते हैं गर्दन पर, जिसे आपने तनाव का बैरोमीटर कहा था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गर्दन छूना खुद को शांत करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हमारी गर्दन में वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व? हाँ। जब हम इसे सहलाते या छूते हैं तो ये उत्तेजित होती है, जिससे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। ये शरीर का बिल्ट इन इमरजेंसी ब्रेक है। अच्छा। मुझे FBI के पूर्व एजेंट जो नोवारो का एक केस याद आता है। सोचिए, वो एक भगोड़े अपराधी की माँ से पूछताछ कर रहे हैं। माहौल शांत है और वो माँ से पूछ रहे हैं कि उनका बेटा कहाँ है। और माँ हर बार कहती थी, मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं है। लेकिन हर बार जब ये सवाल पूछा जाता, क्या तुम्हारा बेटा घर में है, तब क्या होता था? तो उसका हाथ अनजाने में अपनी गर्दन के सामने वाले गड्ढे, जिसे सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं, पर चला जाता था। अरे! उसके शब्द ना कह रहे थे, पर उसका शरीर चीख चीख कर हाँ कह रहा था। आखिरकार बेटा घर के अंदर एक कोठरी में छिपा हुआ मिला। ये तो शरीर और शब्दों के बीच का सीधा टकराव था। बिल्कुल। और इस पदानुक्रम में सबसे आखिर में आता है चेहरा, जिसे हम सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा नकाब है। लेकिन यहाँ भी सच लीक होता है। जैसे एक सच्ची मुस्कान सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं रहती, वो आंखों तक पहुँचती है। आंखों के कोनों तक, जिससे आंखों के आसपास हल्की झुर्रियां बनती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। और झूठी मुस्कान? एक झूठी मुस्कान सिर्फ मुंह का व्यायाम होती है, आंखें उसमें शामिल नहीं होती। इसी तरह होठों का कसकर सिकुड़ना या नाक की नथनों का अचानक फूलना, ये सब तीव्र नकारात्मक भावनाओं के संकेत हैं, जिन्हें छिपाना लगभग नामुमकिन होता है। ये सब जानना तो बहुत रोमांचक है, लेकिन मुझे डर है कि मैं अब हर किसी को शक की नजर से देखूंगी। कोई हाथ बांधकर खड़ा है तो क्या मैं मान लूं कि वो डिफेंसिव है? हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो। इसमें गलती करने की कितनी गुंजाइश है? और यही एक जासूस का सबसे जरूरी नियम है, कभी भी एक अकेले संकेत पर भरोसा न करें। कभी नहीं। कभी नहीं। ये सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। संकेतों को हमेशा क्लस्टर यानी समूहों में पढ़ना चाहिए। समूहों में? हाँ। एक शोध में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न मिला, जिसे धोखे का क्लस्टर कह सकते हैं। इसमें अक्सर 3 संकेत एक साथ दिखते हैं: हाथ से बार बार चेहरे को छूना, हाथ बांधना और शरीर को बातचीत से पीछे की ओर झुकाना। मतलब इनमें से कोई एक संकेत अकेले कुछ नहीं कहता, लेकिन जब ये तीनों एक साथ दिखते हैं तो ये एक मजबूत संकेत हो सकता है। हाँ, संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्लस्टर से भी ज्यादा जरूरी एक और सिद्धांत है। वो क्या है? और वो है
बेसलाइन स्थापित करना। बेसलाइन मतलब किसी व्यक्ति के सामान्य आरामदायक व्यवहार को समझना। हर कोई अलग होता है। कुछ लोग बात करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं। ये उनका सामान्य व्यवहार है, उनकी बेसलाइन। तो असली सुराग उस बेसलाइन से हटने में है। बिल्कुल। असली खेल व्यवहार में अचानक आए बदलाव को पकड़ना है। एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हैं जो आमतौर पर शांत बैठता है। आप मौसम के बारे में बात कर रही हैं, क्रिकेट के बारे में, और वो बिल्कुल स्थिर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पूछती हैं कल रात तुम कहाँ थे, और वो अचानक अपना पैर हिलाने लगता है या अपनी गर्दन छूने लगता है। बस यही वो लम्हा है जिस पर ध्यान देना है। उस सवाल ने उसे उसकी बेसलाइन से हटा दिया है। उस सवाल ने उसे असहज कर दिया है। और सबसे उन्नत कौशल शायद ये पकड़ना है जब शब्द और शरीर की भाषा एक दूसरे से मेल न खाएं, जिसे आपने असंगति कहा था। बस यहीं पर सारी कहानी खुल जाती है। ज़बान कुछ और कह रही है और शरीर की कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे कोई कहे, हाँ मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन ये कहते हुए उसकी आवाज सपाट है, उसके कंधे झुके हुए हैं और वो आंख मिलाने से बच रहा है। यहाँ सोचने वाला दिमाग और सच्चा दिमाग के बीच का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग सिर्फ जबान सुनते हैं और शरीर के इन शक्तिशाली सिग्नलों को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें शक है कि कोई सच नहीं बोल रहा, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे ये शारीरिक संकेत और ज्यादा साफ दिखने लगे? हाँ। क्या किसी प्रोफाइलर के पास ऐसे तरीके होते हैं जिनसे सच को सतह पर लाया जा सके? हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। एक क्लासिक FBI तकनीक है जिसे संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड बनाना कहते हैं। कॉग्निटिव लोड? इसका मकसद झूठे व्यक्ति के सोचने वाले दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ डालना है कि वो अपनी कहानी को संभालने में ही उलझ जाए और उसका लिम्बिक सिस्टम सच लीक करने लगे। ये काम कैसे करता है? क्या हम उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं? हम उनसे बहुत छोटे, अप्रासंगिक और अप्रत्याशित विवरण पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि वो कल रात 8 बजे दुकान पर गया था। आप ये नहीं पूछेंगे कि उसने क्या खरीदा। आप पूछेंगे जब आप दरवाजे पर पहुंचे तो क्या वो धक्का देकर खुलता था या खींचकर? अच्छा। आपने चाबी किस हाथ से लगाई? पार्किंग में आपकी गाड़ी के बगल में कौन सी गाड़ी खड़ी थी? उसका रंग क्या था? स्टोर के अंदर कितनी लाइटें जल रही थी? अरे बाप रे, ये सब कौन याद रखता है? एक ईमानदार व्यक्ति को भी ये सब याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन वो कोशिश करेगा। वो कहेगा, दरवाजा शायद धक्का देकर खुलता था, गाड़ी का रंग याद नहीं, शायद सफेद थी। लेकिन एक झूठे व्यक्ति को हर एक विवरण का उसी वक्त आविष्कार करना पड़ेगा। उसे अपनी बनाई हुई कहानी के अंदर एक और कहानी बनानी पड़ेगी, जो दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला होगा। बहुत ज्यादा। इस दबाव में उसका शरीर तनाव के संकेत, गर्दन छूना, पैर हिलाना, होठों को सिकोड़ना और ज्यादा लीक करने लगता है। उसका सोचने वाला दिमाग इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सच्चे दिमाग को दबा नहीं पाता। और क्या कोई और तरीका भी है? एक और बहुत चालाक तकनीक है। झूठे लोग अक्सर अपने कामों की कहानी तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन वे उन कामों से जुड़ी भावनाओं की कहानी बनाना भूल जाते हैं। अच्छा, वो सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देते हैं। हाँ, उनका पूरा ध्यान क्या हुआ पर होता है, कैसा महसूस हुआ पर नहीं। तो आप उनसे बस एक सीधा सवाल पूछते हैं, जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? और इससे क्या होता है? ये सवाल उनकी तैयार की हुई कहानी को दरकिनार कर सीधे उनके लिम्बिक सिस्टम यानी सच्चे दिमाग पर हमला करता है। वे अक्सर इस सवाल पर जम जाते हैं, हकलाने लगते हैं या ऐसा जवाब देते हैं जो स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जैसे कोई कहे कि उसे अपनी कीमती घड़ी चोरी हो जाने का पता चला, और जब उससे पूछा जाए कि उसे कैसा महसूस हुआ, तो वो कहे, मैं बस ये सोच रहा था कि पुलिस को कब फोन करना है। ये तो बहुत ही ठंडा जवाब है। बहुत ही ठंडा और असंगत। एक असली प्रतिक्रिया होती, मुझे बहुत गुस्सा आया या मेरा दिल बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम सबको एक चलता फिरता लाई डिटेक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। नहीं, और यही आज का सबसे जरूरी और उल्टा लगने वाला पावर टिप है। बताइए। शोध बताते हैं कि एक आम इंसान के तौर पर झूठ पकड़ने में सफलता की दर बहुत कम होती है, लगभग 50-60%, जो कि सिर्फ सिक्का उछालकर तुक्का मारने के बराबर है। तो फिर क्या करें? इसके बजाय एक उल्टा दांव खेलें। मनोवैज्ञानिक आराम का माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हम तो तनाव बढ़ाकर सच निकलवाना चाहते थे, और आप कह रहे हैं कि आराम का माहौल बनाएं। क्यों? सोचिए, एक आरामदायक माहौल के दो फायदे हैं। एक ईमानदार व्यक्ति ज्यादा खुलकर, ज्यादा विस्तार से और ज्यादा सहजता से बात करेगा,
जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। और एक झूठे व्यक्ति के लिए? एक झूठे व्यक्ति के लिए एक शांत, आरामदायक माहौल में उसके तनाव से भरे शारीरिक संकेत और भी ज्यादा साफ दिखाई देंगे। अच्छा। जब कमरे में सब कुछ शांत हो तो एक बेचैन पैर या बार बार गर्दन को छूने वाला हाथ अलग से ही चमकता है और उसकी पोल खोल देता है। तो हमारा लक्ष्य उन्हें असहज करना नहीं, बल्कि इतना सहज करना है कि उनका शरीर खुद ही अपनी कहानी बताने लगे। बिल्कुल। मतलब उनके ठीक सामने बैठने के बजाय थोड़ा एंगल पर बैठें, उन्हें अपनी पसंद की कुर्सी चुनने दें, इस तरह की चीजें। ये सचमुच एक शक्तिशाली विचार है। आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार जो मुझे एक स्रोत में मिला। हाँ। जब एक गर्भवती महिला को अचानक कोई खतरा महसूस होता है तो उसका हाथ सहज रूप से अपनी गर्दन की ओर बढ़ता है, जो कि एक आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया है। लेकिन आखिरी पल में वो हाथ अपनी दिशा बदलकर पेट की ओर मुड़ जाता है। बच्चे की रक्षा के लिए। हाँ, बच्चे की रक्षा के लिए। आत्मरक्षा से संतान रक्षा की ओर ये मिली सेकंड में होने वाला अवचेतन बदलाव दिखाता है कि हमारी लिम्बिक प्रतिक्रियाएं कितनी गहरी, कितनी शक्तिशाली और कितनी प्राथमिकताओं से भरी हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर हर पल हमारी किन गहरी सच्चाइयों और प्राथमिकताओं को उजागर कर रहा है, जिनके बारे में शायद हमें खुद भी पता नहीं है।